सो गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जिनसे हमने सीखा है, तो उनको नमन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे जो हमारी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाएगा। सबसे पहले हम क्लास 75 का रिवीजन करेंगे जो पिछली क्लास थी। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम नई क्लास जो हमारी 76 है, जो कि आज की क्लास है, उसके बारे में देखेंगे। आप सभी के सामने अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि इसको बोला जाता है अपर जीआई ट्रैक्ट भी इसको बोलते हैं, जिसमें कि आपकी ईसोफेगस यानी भोजन की नली से लेकर ड्यूडिनम यानी छोटी आंत का ऊपरी हिस्से तक का एरिया को अपर जीआई बोला जाता है। और इससे संबंधी जो बीमारियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको बताऊंगा क्योंकि हमको नेक्स्ट क्लास 76 पर हमको जाना पड़ेगा। तो ये आप ऑलरेडी क्लास रिकॉर्डेड है और वो हमारे जो न्यूरोथेरेपी एजुकेशन के चैनल पर है, तो वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको आप देख सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जब अपर जीआई ट्रैक्ट में कोई डिजीज होती है या किसी तरह की समस्या होगी, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें मोस्टली जो अपर जीआई ट्रैक्ट की डिजीज में जो कॉमन सिम्टम्स आएंगे, सीने में दर्द। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको सीने में दर्द है, तो वहां पर आपको सबसे पहले तो वो यही फिक्स हो जाता है कि ये अपर जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स होगी। तो सीने में दर्द, गले में गांठ, छाती में जलन, मुंह से दुर्गंध आना, बार बार लंबे समय तक पेट में दर्द होना, अपच, इंडाइजेशन या हिचकी आना, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी मतली आना या उल्टी जैसा लगना, वो सारी चीजें। और रिगर्जिटेशन यानी पेट का खाना या एसिड गले में वापस आना। तो ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं, ये अपर जीआई ट्रैक्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम का ये संकेत होते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कभी कभी ये लक्षण जो है शारीरिक कारणों से होते हैं। जैसे कोई अगर वहां डिजीज है, गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, जीआरडी जो रिफ्लेक्स डिजीज है जिसमें कि एसिड ऊपर की तरफ आता है, वो हो गया। कई जगह इसको ऐसा भी बोला जाता है कि तेजाब ऊपर आ जाता है, ऐसा बोलते हैं, जो HCl एसिड होता है। और लेकिन कई बार ये जो है फंक्शनल डिसऑर्डर होती है। तो यदि मतलब जांच में कोई रोग नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर लक्षण बने रहते हैं कि भाई आपने सब कुछ एंडोस्कोपी कर ली है, अंदर कैमरा डाल के देख लिया, ना तो वहां अल्सर है ना कोई और प्रॉब्लम है, फिर भी पेट में दर्द बना हुआ है, तो इस तरीके के जो पेट दर्द को फंक्शनल कॉज बोला जाता है या फंक्शनल डिसऑर्डर बोली जाती है, जिसमें कोई ऐसा शारीरिक कारण तो नहीं होता है, जैसे कोई बीमारी नहीं होती लेकिन फिर भी होती, तो ये जो बीमारियां होती है फंक्शनल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जब अपर जीआई ट्रैक्ट में ये प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर फंक्शनल डिस्पेप्सिया इसको बोल सकते हैं। अपच वगैरह जो है, अपच का दूसरा नाम है डिस्पेप्सिया। तो ये चीज है। तो अब आपको हिस्ट्री लेके ही ये पता चलता है कि प्रॉब्लम फंक्शनल है या फिर किसी तरह का फिजिकल कॉज वहां पर अवेलेबल है, शारीरिक कारण। ठीक। और जब भी आपके पास ये पेशेंट आते हैं तो 90% कॉजेज में, पेट दर्द हो या इस तरीके की चीजों में, कोई कॉज नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ 10% कॉजेज में आपको शारीरिक कारण मिलेंगे, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है, रिफ्लेक्स है, जीआरडी है, हाइपर एसिडिटी है, या डियोडिनाइटिस है, डियोडिनम में अल्सर है ना। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। या फिर यहाँ पर इसोफेगल स्टेनोसिस है,
ये 10% केसेस में मिलेगा, और 90% केसेस में कोई कॉज नहीं मिलता पेट दर्द के केसेस में। ठीक है, तो हम उनके बारे में चीजों को थोड़ा और समझेंगे। तो ये सारी चीजें आपके हिस्ट्री पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप इन चीजों को डील करते हैं। तो डॉक्टर जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है तो वह कुछ प्रश्न करना चाहिए पेशेंट से कि दर्द कहाँ पर होता है, तो पेट के किस एरिया में। सो एनाटोमिकली पेट को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, जैसे अपर गैस्ट्रिक रीजन है, फिर लेफ्ट है, राइट है, इस तरीके से। तो उससे पता चलता है कि वह किस ऑर्गन से रिलेटेड पेन हो सकता है। फिर पेन कब बढ़ता है, घटता है, खाने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, मानसिक तनाव जो है वह तो नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मनोवैज्ञानिक कारण जैसे तनाव, चिंता, डिप्रेशन वगैरह की भी जांच करनी चाहिए कि पेशेंट कहीं इन चीजों से तो सफर नहीं कर रहा है। अक्सर आईबीएस के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। तो मनोवैज्ञानिक कारण होने का मतलब यह नहीं है कि शारीरिक बीमारी नहीं है, इसलिए रोगी की हर शिकायत को गंभीरता से लेना है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेट का। तो पहले पेट का इंस्पेक्शन करना है, पेट उभरा हुआ है या नहीं है। कभी कभी पेट फूला रहता है, तो वहां हो सकता है एसाइटिस हो। एसाइटिस मतलब इन्फेक्शन होकर पेट में पानी भर जाता है, या किसी जगह पर रुकावट आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या कोई ट्यूमर हो गया है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। आजकल क्या है कि ये फिजिकल एग्जामिनेशन कम हो गया है। पहले डॉक्टर चेक करते थे, आजकल ये एग्जामिनेशन कम कर दिया है। तो ये जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप ये एग्जामिनेशन जरूर करें। और साथ में जो हमारा न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स तो ऑलरेडी पेट पर ही है, ज्यादातर डायग्नोस्टिक पॉइंट, तो आपको वो चीज करनी है। तो उसको छू के देखना है कि पेट उभरा हुआ है, पेट तो दिखेगा आपका। फिर उसमें ऑस्कल्टेशन साउंड आती है, वॉवेल साउंड आती है, वो सामान्य है या नहीं। तो वॉवेल साउंड ये एमबीबीएस के उसमें सिखाया जाता है, ये हमारे कोर्सेज में उतना नहीं है। फिर परकशन ठोक कर जो है आप पेट में देखते हैं कि अगर गैस आएगी तो अलग साउंड निकलेगा, अगर पानी भरा हुआ है तो अलग साउंड मिलेगा। ठीक। फिर पल्पेशन आपको देखना है, छूकर देखना है कि वहां पर टेंडरनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। अगर ऑर्गेनोमेगाली होगा, तो ऑर्गेनोमेगाली में क्या होता है मोस्टली हमारे पास, कि जैसे या तो हेपेटोमेगाली आएगा या फिर स्प्लीनोमेगाली का केस हो सकता है। तो वहां पर छूने पर ही आपको दर्द महसूस हो जाएगा। जैसे स्प्लीनोमेगाली होगा तो आप स्प्लीन के एरिया को जैसे लेफ्ट साइड आप टच करेंगे रिब के नीचे, वहां सीवियर पेन होगा। तो ये चीज देखकर पता चलेगी। फिर रेक्टल परीक्षण, और महिलाओं में जो है पेल्विक फ्लोर की जांच होती है। तो ये जो है आपका जो डॉक्टर है वो डॉक्टर चेक करेंगे। अगर आप व्यवस्था जैसे महिलाओं में आपके गायनेकोलॉजिस्ट ये सब चीजें चेक करेंगी, और रेक्टल के लिए जो गैस्ट्रो के डॉक्टर होते हैं वो चेक करते हैं। तो उसके लिए कुछ खास विशेष जांचें भी होती हैं, जैसे कि आप कोलोनोस्कोपी वगैरह होती है, सिग्मोइडोस्कोपी होती है। तो उससे ये पता चलता है कि कहीं अंदर खून तो नहीं जमा है। और महिलाओं में भी जो है ये कैमरे के थ्रू अंदर देखा जाता है कि किसी तरह का ब्लड ऑकल्ट तो नहीं है। फिर वेन टू इन्वेस्टिगेट, आप इन्वेस्टिगेट कब करते हैं कि यदि लक्षण हल्के हैं, जैसे हल्की अपच है, हल्की मतली आ रही, नौजिया हो रहा है, तो शारीरिक परीक्षण तो अक्सर विशेष जांच की जरूरत नहीं होती है। परंतु अगर चिंताजनक लक्षण है मौजूद है तो आगे हमको इसमें जांच करनी चाहिए। फिर आगे क्या हो सकता है, तो चिंताजनक लक्षण में क्या देखना है, जहां पर आपको जांच कर लेना ज्यादा बेहतर रहता है। तो जैसे एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, तो गंभीर पाचन रोग हो सकता है, या कैंसर के केस में ऐसा देखने को मिलता है कि भूख लगना एकदम बंद हो जाता है। अगर इंटरनल हेमरेज है तो उसमें खून की कमी हो जाएगी। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं ब्लीडिंग है तो आपका जो मोशन होगा, मल में खून आएगा, खून या तो विजिबल हो सकता है या ऑकल्ट जमा हुआ हो सकता है। फिर कोई इसोफेगल रोग है, निगलने में कठिनाई है, तो डिस्फेजिया हो सकता है, या फिर इसोफेगल स्टेनोसिस का केस हो सकता है। ये सारी चीजें। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उससे लगातार बुखार बना रहेगा, जो उतरेगा नहीं जब तक कि इन्फेक्शन दूर नहीं होगा। लिवर डिजीज है तो हेपेटोमेगाली आपको दिखेगा।
फिर पेप्टिक अल्सर है तो रात में जो है दर्द से पेशेंट की नींद खुल जाएगी। फिर गैस्ट्रिक आउटलेट रुकावट तो लगातार उल्टी होगी। और कैंसर या मेटाबॉलिक रोग में वजन कम हो जाए। तो यदि ये लक्षण रहते हैं तो ऐसे पेशेंट की एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट की जा सकती है। मोस्टली इनमें ही चीजें आ जाती हैं, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट। क्योंकि फिर बाकी की जो डिजीज है कोलोनोस्कोपी वगैरह के लिए तो वो लोअर जीआई ट्रैक्ट में आ जाएगी। अपर जीआई में तो आप जो है नॉर्मली एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या अन्य जांचें भी ले सकते हैं, जैसे एच पाइलोरी टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वो चीजें हो सकती हैं। फिर समरी के तौर पर अगर देखें तो एक तो वही है, रोगी के आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और उसके सीरियस जो सिम्टम्स हैं वो उनकी भी पहचान करना। अगर सीरियस है तो फिर उस हिसाब से उनको आगे चेकअप करना है। ठीक, ये था सिंपल ओवरव्यू अपर जीआई का। अभी अपर जीआई में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्रॉनिक एंड रिकरेंट सबसे पहला सिम्टम्स लोगों को अक्सर, कई ज्यादातर बच्चे हों बड़े हों, हम सभी कभी ना कभी पेट दर्द से गुजरते हैं। तो पेट दर्द दो तरीके का होता है, क्रॉनिक एंड रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। इसका मतलब होता है क्रॉनिक एंड रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने या उससे ज्यादा समय तक पेट दर्द रहता है, कभी लगातार और कभी रुक रुक कर, तो उसे क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन कहा जाता है, यानी कि सीएपी। और अगर दर्द बीच में बार बार आता है तो उसको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन यानी आरएपी कहा जाता है। ठीक, तो अगर 3 महीना या 3 महीने से ज्यादा है तो वो क्रॉनिक उसमें चला जाएगा, एक्यूट में नहीं आएगा। तो ये मोस्टली आपको जो है आरएपी रिकरेंट यानी कि बार बार आना, तो बच्चों में ये 5 साल की उम्र के बाद आरएपी देखा जाता है। अक्सर आप देखना स्कूल जाते समय बच्चों का पेट दर्द करना शुरू कर देता है। ठीक है, वहां आप चेक कराएंगे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो फंक्शनल एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है और बहाना भी हो सकता है। ठीक, तो बच्चों में 5 साल की उम्र के बाद आरएपी देखा जा सकता है और लगभग 10% बच्चों को इसके लिए जांच की जरूरत पड़ती है। और 2% एडल्ट में, खासकर महिलाओं में, सीएपी पाया जाता है, यानी क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, लंबे समय तक दर्द होता है। कारण क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है कि कई बार ये दर्द किसी फिजिकल डिजीज से नहीं बल्कि फंक्शनल एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां कोई कारण तो नहीं है लेकिन फिर भी होता है, तो फंक्शनल एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम एफएपीएस से होता है। इसमें दर्द 6 महीने से ज्यादा रहता है लेकिन कोई जो है फिजिकल कारण नहीं मिलता है, शारीरिक कारण नहीं मिलता है। तो क्यों होता है, उसका कारण होता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के कुछ सेंसरी न्यूरॉन जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हाइपर एल्जेसिक हो जाते हैं। ठीक, दूसरा जो बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन या टेंशन जैसी मानसिक बातें दर्द को बढ़ा देती हैं। और जब दर्द बढ़ता है तो यह खुद ही एक तनाव बन जाता है जिससे पेन साइकिल चलता रहता है। और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद भी यह समस्या बढ़ सकती है। क्या चीज, फंक्शनल एब्डोमिनल पेन, जो कि 6 महीने तक भी हो सकता है। कॉज क्या है इसके, तो लगभग 10% रोगियों में कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता है, कोई शारीरिक या फिजिकल कॉज नहीं होता है। सॉरी, 10% रोगियों में कोई शारीरिक कारण मिल सकता है, बाकी जो अन्य 90% केसेस में वो नहीं मिलता है। तो क्या कारण हो सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि एडेशन है, ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं के केसेस में अगर देखें तो एडेशन मतलब सर्जरी के बाद ना, ये मान लीजिए आपकी एब्डोमिनल वॉल है और पेरिटोनियम ऐसा जुड़ गए एक दूसरे से फाइबर के थ्रू, तो ये एडेशंस में आता है। फिर ओवेरियन सिस्ट, ओवरी में सिस्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस, इनकी वजह से भी पेट दर्द होता है। या तो पेट दर्द लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपका फाइब्रॉइड है और कहाँ पर आपका सिस्ट है। उस बेसिस पे आपका दर्द की नेचर पता चलेगी कि वो किस एरिया में है और उसकी सीवियरिटी कैसी है। बाकी मामलों में यह फंक्शनल यानी बिना फिजिकल बीमारी के होता है। इवेल्यूशन, तो जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो क्या पूछना है महिलाओं के केस में, अगर पेशेंट महिला है और जिसको लगता है कि उसके पीरियड आ रहे हैं, मेनोपॉज नहीं हुआ है, तो उस समय आपको वो सारी जानकारी से आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। तो दर्द कहाँ होता है, कैसा है, कब कब होता है, क्या दर्द खाने, सोच या मासिक धर्म से जुड़ा है, क्या मिल्क प्रोडक्ट खाने से दर्द या पेट फूलता है।
तो इन क्वेश्चन से आपको एग्जैक्ट कॉज पता लगाने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि किसी किसी को मिल्क प्रोडक्ट खाने से लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, तो उसकी वजह से दर्द हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी दर्द हो सकता है, गैस की वजह से दर्द हो सकता है। ठीक, क्या वेट लॉस, वॉमिटिंग, ब्लड इन स्टूल, ब्लोटिंग, फीवर जैसे सिम्टम्स हैं क्या? अब जैसे जो नई उम्र के बच्चे रहते हैं, किशोर अवस्था के, तो उनमें कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस हैं, तो उनकी ज्यादा मात्रा भी जो है पेट दर्द का कारण बनती है। फिर पुरानी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, क्योंकि पुरानी सर्जरी में फिर अधेशंस का केस बन जाता है, तो वहां पर आपको वो पता करना है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के तौर पर फीवर, जॉइंटिस, वेट लॉस, स्वेलिंग, मास जैसी चीजें देखी जा सकती। कहीं कोई गठान है क्या, सूजन है क्या, वजन कम हो रहा है। पीलिया आप देख सकते हैं हाथों के नाखूनों में, आंखों के अंदर, फीवर वो आप चेक कर सकते हैं। फिर पेट दबाकर आप देखेंगे टेंडरनेस, रिजिडिटी, रिबाउंड आदि की जांच की जाती है। और महिलाओं में पेल्विक एग्जामिनेशन और सभी में रेक्टल एग्जाम किया जा सकता है। रेड फ्लैग क्या होगा कि आपको जो है अगर ये लक्षण हो तो तुरंत ध्यान देना है। फीवर, सीवियर वेट लॉस या भूख नहीं लग रही है, रात में दर्द से नींद खुल जा रही है, और अगर मोशन में ब्लीडिंग आ रही है या यूरिन में ब्लीडिंग आ रही है, जॉइंटिस है, पेट फूल गया है या कोई गठान आपको महसूस हो रही है, तो ये आपको पता लगाना है। लास्ट ईयर, शायद हाँ, पिछले साल की बात है, हमारे एक पेशेंट एक्सपायर हुए। सो उनको कैंसर की हिस्ट्री थी। तो मैं जब भी उनका पेट चेक करने जाता था, तो मैं देखा ऑपरेशन के बाद भी जो है वो कभी कभी मुझे बुलाते थे कि आप जरा आके देखिए क्या है सिस्टम जो है उनको। तो उनको कॉलन कैंसर हुआ था। तो कॉलन कैंसर होने से उनको कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये सब हो रहा था। उसकी सर्जरी हो गई। तो जब सर्जरी होने के बाद फिर भी उनको जो है कुछ महीनों बाद वो दर्द, दोबारा पेट दर्द होना शुरू हुआ या सांस फूलना वगैरह। तो मैं जब उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो मुझे अलग ही जो है एक टेंडरनेस, एक हार्डनेस पता चली। और उनके अंतिम समय तक पेट जो है एकदम टाइट हो गया और सिकुड़ना शुरू हो गया। यानी कि जो मांस इकट्ठा हो रहा था, कैंसर बन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पेट में गांठ है, आप दबा नहीं सकते, इतनी हार्ड हो जाती है। तो उनकी अल्ट्रासाउंड जब उन्होंने अपने मन से करवाई थी, तो उसमें डॉक्टर क्या हर्निया बोल रहा था, जबकि एक्चुअल में वो हर्निया नहीं था, वो कैंसर ही फैलता चला जाता है। तो कुछ चीजें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलती हैं, कुछ आपको रिपोर्ट से अंदाजा लगता है, कुछ दर्द से। तो इस तरीके से प्रॉपर हिस्ट्री से ही पेशेंट की डिजीज के बारे में पता चलता है कि क्या इसको प्रॉब्लम है। और अंतिम समय मैंने देखा कि उनका पेट इतना सख्त हो गया कि चीजें अंदर जाना ही मुश्किल हो, इवन पानी भी जो है वॉमिट हो, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, उसने आंतों को चिपका दिया या उसको कंप्रेस कर दिया। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिस कैन मेक्स परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप वैसे ही परफेक्ट होते जाएंगे। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। तो टेस्ट में जो है, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो यूरिन टेस्ट, सीबीसी किसी तरह का इन्फेक्शन होगा, एनीमिया होगा तो वो पता चल जाएगा। फिर एलएफटी अगर लीवर हेपेटोमेगाली है या लीवर के एंजाइम, एसजीओटी, एसजीपीटी, आपका बाइल पिगमेंट, ये प्रोटीन वगैरह वो सब उसमें क्लियर हो जाएगा। जॉइंटिस भी क्लियर हो जाता है। फिर ईएसआर अगर कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, एमाइलेज एंड लाइपेज ये कराए जाते हैं पेनक्रियाटाइटिस के केस में। ठीक। सो अगर कुछ अगर असामान्य मिल रहा है, आपकी रेंज ऊपर नीचे हो रही बहुत ज्यादा, तो रेड फ्लैग सिम्टम्स है, तो फिर उसका आगे सीटी स्कैन कराया जाता है एब्डोमिनल एंड पेल्विस का। फिर एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, स्टूल टेस्ट भी किए जाते हैं। और 50 वर्ष से ऊपर वालों को जो है कोलोनोस्कोपी करवाने की सलाह दी जाती है। ट्रीटमेंट तो न्यूरोथेरेपी में हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक। तो अगर शारीरिक कारण मिले तो उस बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। जैसे पेट में इन्फेक्शन हुआ है तो हम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देंगे, अल्सर है तो अल्सर का ट्रीटमेंट देंगे, ईसोफेगल स्टेनोसिस है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, ड्यूडिनाइटिस है तो वहाँ इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट, एसिडिटी है तो एसिडिटी के हिसाब से। यानी जो बीमारी है, अगर कोई शारीरिक कारण है
तो उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर फंक्शनल पेन हो, जहां पर कोई आपको बीमारी नहीं मिल रही लेकिन फिर भी पेशेंट को पेन हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, वो सारी चीजें, तो ऐसे केस में जो है आपको उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट को बोले, वो साइकिक भी हो जाते हैं थोड़ा सा, तो बार बार जांच कराने से बचना है, क्योंकि वैसे भी कुछ आने वाला नहीं है। फिर रोगी को समझाएं कि उसे कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। तनाव को कम करें, जो हमारे सेरोटोनिन के जो ट्रीटमेंट है वो हम दे सकते हैं इसमें, और उनकी एक लाइफ स्टाइल को सुधारने पर ध्यान दें। बाकी ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर या जो भी एमएस, वो लोग इसको बता सकते हैं। तो ये हमारे काम का नहीं है। जानकारी के लिए बस आप रख सकते हैं कि जैसे ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, वो सब अलग अलग, एंटी डिप्रेसेंट है ये, तो वो दवाइयाँ चलती हैं। हम इसमें क्या है, रिलैक्सेशन थेरेपी है, न्यूरोथेरेपी जैसी जो विधियां हैं उनका हम उपयोग करेंगे। बच्चों के लिए क्या करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे ही ज्यादा बहाने मारते हैं स्कूल जाते समय, जो है पेट दर्द हो रहा है, तो स्कूल में थोड़ी देर आराम की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन घर ना भेजें, थोड़ा उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। माता पिता को बच्चों को सामान्य जीवन की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, तो ज्यादातर मामलों में दर्द जो है फंक्शनल यानी बिना फिजिकल डिजीज के होता है। रेड फ्लैग मिलने पर गहराई से जांच करें, और बार बार बेवजह जांच कराना, एंडोस्कोपी है या अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, ये सब चीजें बार बार नहीं करानी चाहिए। मोस्टली जो है आपके तनाव घटाने पे और सामान्य जीवन शैली अपनाने पर ज्यादा ध्यान दें, तो यही इलाज का सबसे जरूरी पहलू है। तो ये थे कुछ जरूरी सिम्टम्स, अगर आप जो है आपको अपर जीआई में देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद अब यहाँ से डिजीज शुरू हो जाती है आपकी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चैट में यस लिख दीजिए, फिर हम थोड़ा डिजीज देखेंगे। चलिए, अब हम जो है डिजीजेस देखते हैं। यहां तक हमने देख लिया अपर जीआई ट्रैक्ट में क्या क्या हो सकता है, क्रॉनिक एंड रिकरेंट जो बार बार पेन आता है उसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम आगे डिजीजेस के बारे में देखेंगे। सो पहली डिजीज आती है सिंपली इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया। तो इसका अपच का मतलब होता है अपर एब्डोमेन में दर्द, जलन या बेचैनी की अनुभूति होती है। तो लोग इसे अक्सर इस तरह बताते हैं कि भाई पेट में जलन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, खाने के बाद पेट भरा हुआ लगता है, गैस बनती है, जल्दी पेट भर जाता है, या पेट में कुछ काटने जैसा या कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं आपके इंडाइजेशन के या डिस्पेप्सिया के। कॉज, अलग अलग कॉज हो सकते हैं इसमें, देखिए जैसे गैस्ट्राइटिस हो, तो गैस्ट्राइटिस अगर है तो यानी कि ये इन्फ्लामेशन है, तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, डियोडिनाइटिस हो सकता है। फिर पेट ठीक से खाली नहीं हो रहा है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वहां प्रॉब्लम होने से डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकती है। फिर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो इसके लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन, ये जो है आपके स्टमक की लाइनिंग में अंदर जाके बैठ के छुप के रहता है ये वायरस। तो कभी कभी ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है तो फिर बड़ी परेशानी करता है। फिर गाल स्टोन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, पेप्टिक अल्सर है, जीआरडी है, और फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो सकता है। देखिए डिस्पेप्सिया में यहाँ एक और चीज बताया आपको कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है आपको ये कुछ ना मिले, पेप्टिक अल्सर नहीं मिल रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, गॉल स्टोन भी नहीं है, पाइलोरी भी नहीं है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिसऑर्डर भी नहीं है, गैस्ट्राइटिस या डियोडिनाइटिस भी नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्पेप्सिया। यानी जब सभी जांचें सामान्य हो लेकिन फिर भी लक्षण है। क्या लक्षण है कि पेट में जलन बनी हुई है, भारीपन हो रहा है, पेट के बाद खाने के बाद पेट भरा हुआ लग रहा है, गैस बन रही है, तो ऐसे ये सिम्टम्स बिना कॉज के भी हो सकते हैं।
तो इसीलिए टेस्ट तो कराना है। अगर टेस्ट नहीं आए तो फिर हम उस आगे लाइन ऑफ पे चले जाएंगे कि हाँ अब इसको हो सकता है, क्योंकि टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, इन्फेक्शन भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पेट में दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो वो फिर आप उसको बोलेंगे फंक्शनल डिस्पेप्सिया। ठीक। इसमें हिस्ट्री लेना है आपको। जी, ज्यादातर लोगों को ये होता है। यस। सो हिस्ट्री आप लेंगे तो देखना है कि लक्षण कब से है, एक्यूट है या लंबे समय से, यानी कि पूछना है अभी अभी हुआ है या 2-3 महीने से हो रहा है, क्योंकि 3 महीने बाद वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्यूट है या क्रॉनिक है। फिर दर्द किस जगह होता है, आपके ऊपरी पेट में होता है, सीने में होता है, या पूरे होल एब्डोमेन में होता है। फिर क्या दर्द खाने के बाद या खाने से पहले या खाली पेट बढ़ता है। ठीक। किसी एंटासिड, जो एसिडिटी की दवाइयां होती हैं उनको एंटासिड बोला जाता है, तो एंटासिड या H2 ब्लॉकर या पीपीआई से भी राहत मिलती है या नहीं मिलती है, वो पूछ सकते हैं आप। क्या लक्षण जो है शराब, चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन से बढ़ जाते हैं या नहीं बढ़ते हैं, या अन्य लक्षण भी हैं, क्या नोजिया हो रहा है, यानी मतली जैसा आ रहा है, उल्टी आना तो चाहती पर आ नहीं रही है, उल्टी आ रही है क्या, वजन घट रहा है क्या, या मोशन में खून आ रहा है, भूख लग रही है नहीं लग रही है, कितनी लग रही है, ये सब चीजें आपको हिस्ट्री में पूछना चाहिए। तो इनसे आपको बीमारी को पकड़ने का एक अंदाजा मिलता है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो हमने बताया आपको, तो डॉक्टर, जो भी आप भी न्यूरोथेरेपिस्ट भी जो है पल्पेशन देखें, पेट को छूकर देखें कहीं कोई गांठ तो नहीं है, वहां पर टेंडरनेस तो नहीं है, कोमल है जगह, सूजन तो नहीं है, हार्डनेस तो नहीं, वो देखें। ठीक। रेक्टल एग्जाम के लिए आपको ये इसके पास भेजना पड़ेगा, आपको गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास, वो रेक्टल एग्जाम करेगा, और नहीं तो आपका कोलोनोस्कोपी होगी। फिर पल्स, बीपी, पीलापन तो नहीं है, जॉन्डिस है, स्वेटिंग है, आदि पर भी ध्यान दिया जा सकता है। रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या होंगे जहां पर आपको तुरंत उस चीज पे ध्यान देना है, जैसे सीने में दर्द, पसीना आना, सांस फूलना। अब ये जो सिम्टम्स है कि सीने में दर्द है, पसीना आना है, सांस फूलना, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो क्या होता है कि कभी कभी लोग इसको मान लेते हैं कि गैस की वजह से है, और इसी चक्कर में रात पेशेंट जो है उसको हल्के में ले लेता है, और रात को सोते ही उनको साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये चेक करना जरूरी है कि हार्ट अटैक में अगर सीने में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, सांस भी फूल है, क्योंकि पसीना तभी आता है जब बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो, है ना, तो क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म है वो। तो अगर ये चीज है तो एक बार ईसीजी कराने के लिए आप पेशेंट को भेज सकते हैं, कि ताकि आपका हार्ट का डाउट क्लियर हो जाए। ठीक। बाकी अगर का डाउट नहीं है तो फिर वो जो है डेफिनेटली हो सकता है गैस का इश्यू हो या कुछ दूसरा डाइजेस्टिव कुछ इशू हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपका रेड फ्लैग सिम्टम्स है। फिर लगातार भूख ना लगना, उल्टी या उल्टी में खून आना, वजन कम होना, मल में खून आना या काला मल जिसको मेलेना बोला जाता है, या निगलने में कठिनाई हो रही है, कुछ अटक रहा है यहाँ पर, तो एक बार चेक कराना जरूरी है। क्योंकि यहाँ क्या हो सकता है, क्यों अटक सकता है, हो सकता है यहाँ ट्यूमर बन रहा हो, या फिर इसोफेगल स्टेनोसिस हो। ठीक, ये चीज भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम है। और अगर उनको एंटासिड से या एसिडिटी के किसी ट्रीटमेंट से राहत नहीं मिल रही है, तो हमको दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा कि क्यों इस चीज में राहत नहीं मिल रही, तो कुछ हो सकता है कि दूसरा कोई और कारण। ठीक। ये होगा रेड फ्लैग सिम्टम्स। तो टाइप्स ऑफ डिस्पेप्सिया में अक्सर जो है, इसको समझने के लिए देख लीजिए, तो ये 3 टाइप का होता है डिस्पेप्सिया। अल्सर लाइक डिस्पेप्सिया, यानी कि जिसमें अल्सर होगा। तो एपिगेस्ट्रिक, अधिकतर एपिगेस्ट्रिक यानी पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, जो भोजन से पहले होता है और खाने या एंटासिड से कम हो जाता है, यानी एसिडिटी कम करने से वो ठीक हो जाता है। फिर मोटिलिटी लाइक डिस्पेप्सिया, यानी पेट में भारीपन, पेट जल्दी भर जाता है। फिर जो है नोजिया होता है, उल्टी होती है, और खाने के बाद फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, पेशेंट बेचैन रहता है। फिर रिफ्लक्स लाइक डिस्पेप्सिया, यानी कि सीने में जलन, हार्टबर्न और एसिड का ऊपर आना, तो ये चीज आती है। कई बार ये लक्षण एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा कि ये अल्सर लाइक डिस्पेप्सिया है या मोटिलिटी लाइक डिस्पेप्सिया या रिफ्लक्स। तो आपको उसी हिसाब से देख लेना है उसको। इन्वेस्टिगेशन आपको मालूम है, जांच के तौर पर अगर हार्ट का शक है तो ईसीजी, सीरम कार्डियक मार्कर्स होते हैं, और जो भी
इमरजेंसी एवोल्यूशन है वो देख लेगा डॉक्टर। बाकी आप नॉर्मली पेशेंट को लिख सकते हैं कि भाई आप ईसीजी करा लीजिए, तो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। तो सामान्य तौर पर अगर एनीमिया है तो सीबीसी हो जाएगा, लीवर किडनी डिजीज है तो एलएफटी आरएफटी है, और खासकर 45 से ऊपर है तो एंडोस्कोपी वगैरह हो सकता है। फिर एच पाइलोरी टेस्ट, पेट में इन्फेक्शन के डर लग रहा है तो स्टूल एंटीजन टेस्ट, ब्रीथ टेस्ट, एच पाइलोरी टेस्ट किया जाता है। अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल हो और रिफ्लक्स के लक्षण हो तो ईसोफेगल मैनोमेट्री टेस्ट होती है और पीएच स्टडी भी की जाती है। सो अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी मिले तो उसका बीमारी का इलाज किया जाएगा, जैसा मैंने बताया, अल्सर है तो अल्सर, गॉल स्टोन है तो गॉल स्टोन, जीआरडी है या फिर हर्निया है ना, तो उस हिसाब से बीमारी का इलाज होगा। और अगर फिर कोई कारण नहीं मिले तो मरीज को जो है फिर आप साइकोलॉजिकली उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे और उसको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए समझाना है कि ये आपके बीमारी दिमाग में है ना, क्योंकि फिजिकली तौर पर वहां पर कुछ भी नहीं है। तो अब उसको कैसे करना है, तो अपने आप को बिजी रखना, पॉजिटिव सोचना, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। की पॉइंट्स, गैस या इंडाइजेशन के पीछे हार्ट प्रॉब्लम भी छिपा हो सकता है, खासकर उम्र दराज लोगों में कोरोनरी स्कीमिया हो सकता है। ठीक। 45 वर्ष से अधिक उम्र या रेड फ्लैग सिम्टम्स वाले मरीजों को एंडोस्कोपी करानी चाहिए। 45 वर्ष से कम उम्र और बिना रेड फ्लैग लक्षणों के मरीजों को पहले आप 2-4 सप्ताह या जो भी अपना ट्रीटमेंट है वो एसिडिटी का आप दे सकते हैं, और अगर सुधार ना हो तो एंडोस्कोपी वगैरह कराई जाती है। हिकअप्स, हिचकी, तो डिस्पेप्सिया हमने देख लिया, इंडाइजेशन। नेक्स्ट डिजीज है हिकअप्स यानी हिचकी। इसके बाद हमको नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा फिर। सो हिकअप्स क्या होती है, तो हिचकी एक ऐसी स्थिति है जिसमें डायफ्राम जो है, एक मांसपेशी है डायफ्राम, सिकुड़ता फैलता है। तो इसमें क्या होता है, तुरंत ग्लोटिस बंद हो जाता है जिससे हवा रुक जाती है और हिक जैसी आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड हिकअप्स। तो जनरली ये हिचकी कभी कभी आती है, 5-6 बार आएगी, 8-10 बार आएगी, या 5-10 मिनट होके ठीक हो जाएगी, तो तब तक वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 24 घंटे रहती है, उससे ज्यादा रहती है, परसिस्टेंट है, कंटिन्यू है, और कभी कभी तो ये 1 महीने से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये परेशानी हो सकती है, तो वहां पर ये देखना है। तो मोस्टली इसके क्या कारण होते हैं, तो जनरली गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है, यानी पेट का फैल जाना, अल्कोहल पीने से, या बहुत गर्म या तीखा खाना खा लिया है, और जो डायफ्राम या उसे नियंत्रित करने वाली जो नसें होती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे जो फ्रेनिक नर्व होती है, अगर वो फ्रेनिक नर्व पे किसी तरह का दबाव आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से डायफ्राम डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे हिचकी आ सकती है। तो ये आम कारण हो सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा और कोई कारण नहीं है। तो इलाज के लिए वही रोगी से आप हिस्ट्री लेंगे, कब से है, क्या इलाज किया, या जो भी चीजें हैं। ठीक। तो ये न्यूरोथेरेपी में अपने पास ऑलरेडी हिचकी के ट्रीटमेंट है, जैसे वन पेन, वन लंग शोल्डर इंटू 6 ट्रीटमेंट है। कभी कभी गैस की वजह से भी ये बढ़ जाता है तो 1 पॉइंट गैस ओनली आप दे सकते हैं। सीएनएनएस गैस गैस ऑल 3 साइड है, कोडेकिना प्लस है जो मसल को रिलैक्स कराने में हेल्प करेगा। ठीक। घरेलू उपाय कुछ हैं इसके हिचकी के, तो कुछ देर डीप ब्रीदिंग रोकना जो है इसको थोड़ा कम कर सकता है, या पेपर बैग में सांस लेना ताकि PaCO2 बढ़ सके। फिर फेरेंजियल स्टिमुलेशन, तो सूखी रोटी, चीनी निगलना या थोड़ा जीभ खींचना, या गैग रिफ्लेक्स को उत्तेजित करना, इन उपायों से वेगस नर्व पर असर पड़ता है, जिससे हिचकी रुक जाती है। तो वेगस नर्व के लिए हमारे पास ऑलरेडी ट्रीटमेंट है, 10 मेडुला आप ले लीजिए, 10 लेफ्ट मेडुला। तो वेगस नर्व को उकसाने से भी हिचकी को संतुलित या कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बार बार हिचकी आती है तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, और ये हमारे काम का तो नहीं है क्योंकि हम मेडिसिन ही नहीं देते हैं। सो मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर बहुत गंभीर हो जाता है, फ्रेनिक नर्व को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, तो जिससे जो है इसको सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि बहुत मामलों में बाइलेटरल फ्रेनिकोटॉमी की जाती है, लेकिन ये हमेशा असरदार होगी जरूरी नहीं है। ठीक। तो ज्यादातर मामलों में कारण पता नहीं चलता है, कभी कभी हिचकी किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकती है।
तो अगर हिचकी 2 दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ठीक है। तो कॉज देखना है, क्यों आया, कुछ खाया था क्या, ये सारी चीजें। तो ये क्लास 75 का ओवरव्यू था। अब हम क्लास 76, जो आज की क्लास है, उसके बारे में हम देखेंगे। सभी को क्लियर है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से समझ में आया। आपने इतना अच्छा ओवरव्यू कराया सर, थैंक यू। चलिए, अब हम जो है क्लास 76 की बाकी की जो डिजीजेस हैं उनको कवर अप करेंगे, उनको देखेंगे। तो क्लास 76। सबसे पहले इसमें बाकी की हम डिस्पेप्सिया देख लिया है, हिकअप्स देख लिया है। आगे है लंप इन थ्रोट। तो ये गले में प्रॉब्लम होती है, क्या होती है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा महसूस होता है लोगों को कुछ फंसा हुआ है, जिसको ग्लोबस सेंसेशन बोला जाता है, लंप इन थ्रोट। तो ये अपर जीआई का पार्ट हुआ। तो कुछ फंसा हुआ महसूस होता है, लेकिन असल में कोई गांठ या मांस महसूस मौजूद नहीं होता है। कई लोग ऐसा ये चीजें ज्यादा होती है किसी के। तो ये जो है, ऐसा लगता है कि कुछ खाया और अटक गया, तो उनको पानी पीना पड़ेगा साथ में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह समस्या स्वालोइंग से संबंधित नहीं होती है। अगर सच में कोई गांठ हो तो वह अलग रोग माना जाएगा, फिर वहां ट्यूमर होगा, गांठ होगा, या थायराइड की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है क्या, वो जांचना जरूरी है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ग्लोबल सेंसेशन होता है उसमें कोई कारण भी नहीं होता, कोई गांठ भी नहीं होती, पर ये होता है। ग्लोबल सेंसेशन का कोई एक निश्चित कारण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो हो सकते हैं। तो उसमें है क्राइकोफेरेंजियल मसल डिस्फंक्शन। जो अंदर का मसल होता है वो डिस्फंक्शन हो जाता है, उस पर किसी तरह का प्रेशर पड़ता है, तो अपर इसोफेगल स्फिंक्टर का दबाव बढ़ जाना, या हाइपोफेरेंजियल मोटिलिटी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। फिर जीईआरडी। जीईआरडी में अक्सर ये देखा जाता है, तो इसमें पेट का जो एसिड एसिड है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर, जो हमारा एचसीएल एसिड है, वो स्फिंक्टर लूज हो जाने के कारण, कार्डियक स्फिंक्टर लूज हो जाने के कारण ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जिसकी वजह से जो है, एसिड आने से गले में इरिटेशन होती है, वो अंदर उसको थोड़ा जला देता है, छाले हो जाते हैं उसमें, तो ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, प्रॉब्लम कर रहा है, डिस्कम्फर्ट। ठीक। तो ये एक कॉज हो सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई, ये पेशेंट आया है, गले में बोल रहा है कुछ फंसा हुआ है, निगला नहीं जा रहा, तो किस वजह से है, तो पूछना पड़ेगा। तो अगर जीआरडी का कॉज दिख रहा है तो जीआरडी के ट्रीटमेंट से सॉल्व होगा। फिर इसमें क्या होता है, एंजाइटी और इमोशनल फैक्टर भी होते हैं। तो जैसे कि बार बार, अब हम जैसे बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं, तो कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो उस समय भी प्रॉब्लम, बार बार निगलना, आपकी सलाइवा प्रॉपर नहीं निकल रही तो गले का सूखना, या चिंता, तनाव, ग्रीफ या प्राइड जैसी जब भावनात्मक स्थितियां होती हैं, तब भी ये चीज हो सकती है। तो यह किसी स्पेसिफिक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से जुड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में इमोशनल रिस्पॉन्स की प्रवृत्ति होती है। किन रोगों से ये भ्रम हो सकता है, तो डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस है वो पहचानना जरूरी है, तो हम इसमें देखेंगे। हो सकता है उस पेशेंट को क्राइकोफेरेंजियल बेब्स हो, या डिफ्यूज इसोफेगल स्पाज्म, यहाँ पर जो है स्पाज्म आ जाए इसोफेगस के मसल्स में, या जीईआरडी हो, या फिर
कोई स्केलेटल मसल डिसऑर्डर में भी ये देखा जाता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें आपकी आंखों की जो पलकें हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, उसका एक मेजर सिम्टम्स होता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, मायोटोनिया डिस्ट्रोफिका है, और पॉलीमायोसाइटिस है, इन्फ्लामेटरी डिजीज। या नेक या मीडियस्टेनम की मास लीजन हो, यहाँ कोई कैंसर हो जाए, है ना, या स्टर्नम बोन में किसी तरह का उसके आसपास मास लीजन हो, कैंसर हो, गर्दन में कैंसर हो, या यहाँ सामने कैंसर हो जो ईसोफेगस को दबाएगा और पेशेंट को लगेगा कि कुछ जो है निकलने में तकलीफ हो रही है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना पड़ेगा कि क्या क्या काज हो सकते हैं। अगर ये सारे कॉज जो है नहीं है तो फिर वो फंक्शनल कॉज होगा उसका। इवेल्यूशन, जांच। तो मुख्य उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह वाकई ट्रू डिस्फेजिया तो नहीं है, निगलने में वाकई डिस्फेजिया है, या खाली जो है उसका कोई फंक्शनल कारण है और कोई स्ट्रक्चरल या मोटर डिसऑर्डर मौजूद नहीं है। कभी कभी जो यहाँ की नर्व होती हैं जो निगलने के लिए, जैसे नाइन्थ क्रेनियन नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व है, या ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो भी ये प्रॉब्लम शायद हो सकती है। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हाँ, हम लोग निगलने के लिए नाइन्थ क्रेनियन नर्व को जरूर एक्टिवेट करते हैं। सो हिस्ट्री आप लीजिए, प्रॉपर हिस्ट्री से ही आपको बीमारी का कारण पता चलेगा। तो क्या swallowing के समय पेन होता है? क्योंकि जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है तब भी निगलने में दर्द होता है, तो हो सकता है टॉन्सिलाइटिस हो। ठीक, अगर पेन भी हो रहा है, स्वेलिंग भी है, और अगर फीवर आ रहा है, तो फिर वो इन्फेक्शन का भी केस होगा। तो फिर इसमें ये, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस वजह से ये हो रहा है। क्या डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग है, क्या खाना अटकता हुआ जा रहा है, तो हो सकता है सलाइवा प्रॉपर नहीं बन रही हो, या फिर इसोफेगल स्टेनोसिस हो गया हो। ठीक, लक्षण खाने पीने के समय होते हैं या बिना कारण के? अगर खाने पीने के समय सिर्फ हो रहे हैं तो हो सकता है कि उसको खाना नीचे पास आउट होने में प्रॉब्लम हो रही, तो उसका पैसेज नैरो हो गया हो। और अगर बिना खाने पीने के भी वो दिक्कत कर रहा है, सलाइवा निगलने में भी हो रहा है, तो वहां पर हो सकता है इन्फ्लामेशन आ गया। इससे अंदाजा लगेगा। फिर किसी इमोशनल इवेंट से संबंध हो, यानी कुछ जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो, कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, उसके बाद हुआ क्या, वजन घट रहा है या नहीं घट रहा है, या मसल वीकनेस तो नहीं है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मुंह खोल के करना पड़ेगा, नेक है, माउथ फ्लोर को पलपेट करके, यहाँ गले में ऐसा दबा के आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर ओरोफेरिंक्स की इंस्पेक्शन है, या फिर आप इतनी झंझट से बचना चाहते हैं तो सीधा आप जो है, अगर आपको डाउट लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, तो ईएनटी को भी आप दिखा सकते हैं, वो स्पेशलिस्ट है। प्रॉपर कॉज मिलने से हमें ट्रीटमेंट करना और आसान हो जाता है। ठीक, वाटर और सॉलिड फूड से स्वेलिंग ऑब्जर्व करना है, जैसे सॉलिड फूड लेने से तकलीफ हो रही है, वाटर भी लेने से तकलीफ हो रही है। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मोटर फंक्शन भी ध्यान देना जरूरी है। रेड फ्लैग जहां पर आपको ध्यान देना है कि हाँ, ये सिम्टम्स जो है बहुत जरूरी है। तो नेक या थ्रोट पेन हो सकता है, नेक में कैंसर हो, ट्यूमर हो, गले में ट्यूमर हो। तो अगर ये परसिस्टेंट बना हुआ कंटिन्यू है तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, तो फिर उसमें आपको इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो करते हुए रेफर करना है। वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50 साल के बाद अचानक शुरुआत हुई, swallowing में पेन, चोकिंग या डिफिकल्टी हो रही, रिगर्जिटेशन, फूड वापस आ रहा है बार बार, तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है हर्निया। फिर मसल वीकनेस है, वहां कोई गठान दिख रही है यहाँ से लटकी हुई या बाहर उभरी हुई, तो पता चलेगा, विजुअल मास। और सिम्टम्स लगातार बढ़ रहे हैं या कुछ दिन ठीक रहता है, ये सारी चीज। इंटरप्रिटेशन, तो लक्षण swallowing से अनरिलेटेड हो, या कोई पेन या फूड स्टिकिंग ना हो, तो एग्जामिनेशन नॉर्मल होगा। तो यह ग्लोबल सेंसेशन, ग्लोबल सेंसेशन क्या कहलाएगा कि लक्षण अगर निगलने में कोई तकलीफ नहीं है पेशेंट को, कोई दर्द नहीं है, कोई फूड नहीं अटक रहा है, और फिजिकल एग्जामिनेशन में भी सब नॉर्मल है, सो दैट पेन इज रिलेटेड टू ग्लोबल सेंसेशन, यानी वहां पर कोई
फिजिकल कॉज नहीं अवेलेबल है, बस उसको सेंसेशन हो रहा है, तो ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। लेकिन अगर रेड फ्लैग मौजूद है, रेड फ्लैग क्या, जो हमने ऊपर देखे ये, और एग्जामिनेशन एबनॉर्मल है, कोई गठान दिख रही है, कुछ और भी, तो मैकेनिकल या मोटर सॉलिंग डिसऑर्डर की समस्या भी होती है। ये मोटर न्यूरॉन डिजीज में भी पेशेंट को निगलने में तकलीफ होती है। तो यहाँ पर जो मोटर सॉलिंग डिसऑर्डर है, मैं वहाँ मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक, और एमएनडी में भी मिलेगा, तो वो भी हो सकती है। तो रेड फ्लैग अगर आएंगे तो ये सब चीजों से आप देखेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा, या फिर उस पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो क्लियर होगा। लंबे समय तक अनरिजॉल्व ग्रीफ में यह लक्षण रोने से कम हो सकता है, यह भी ग्लोबस का संकेत है। ठीक, अंदर किसी तरह का दुख है तो पेशेंट ने रो लिया, मन हल्का हो गया, आपसे बात कह दी और ये कम हो गया, तो हो सकता है ये जो है ग्लोबस सेंसेशन हो सकता है, क्योंकि जहां उसका एक कॉज है ना साइकोलॉजिकल। तो जब भी आदमी को डिप्रेशन होता है तो उसका गला पकड़ता है और छाती में 10 किलो का पत्थर महसूस होता है, तो ये एरिया ब्लॉक हो जाता है, ऐसा अंदर से लगता है। टेस्ट, तो टिपिकल ग्लोबल सेंसेशन में कोई टेस्ट जरूरी नहीं है, आप देख लीजिए, इसमें रेड फ्लैग नहीं है तो वो ग्लोबल सेंसेशन ही होगा। अगर डायग्नोज क्लियर ना हो या फेरिंग्स सही से ना दिख रहा हो तो फिर टेस्ट कराने पड़ेंगे, जो ईएनटी डॉक्टर कर लेगा। चेस्ट का कुछ इशू है तो चेस्ट एक्सरे हो जाएगा, इसोफेगल मैनोमेट्री टेस्ट होगा, स्वॉलोइंग टाइम मेजरमेंट करेंगे, और फिर जो है एंडोस्कोपी भी करके देख सकते हैं, गले में डाल के देखा जा सकता है। तो ट्रीटमेंट के तौर पर रीएश्योरेंस और पेशेंट को भरोसा देना सबसे महत्वपूर्ण है। कोई दवा सिद्ध रूप से इसमें लाभकारी नहीं है अगर वह ग्लोबल सेंसेशन है तो, बाकी अगर डिजीज है तो फिर उनका अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन या बिहेवियरल इशू का सपोर्टिव मैनेजमेंट, जरूरत पड़ने पर जो है साइकेट्रिक रेफरल भी कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग आती है तो आप भी वो चीज समझा सकते हैं पेशेंट को। सबसे बड़ी चीज क्या है, बात करना, बात करेंगे उनको समझाएंगे तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। और पेशेंट को सिम्टम्स और मूड स्टेट का संबंध समझाना मददगार होता है। हमको ये समझाना कि कैसे आपकी सोच, आपके विचार आपकी फिजिकल बॉडी पर असर डाल। कभी बहुत चीज ऐसी। हेलो जी। सर, तभी बोला जाता है ना गट और ब्रेन। जी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पेशेंट के दिमाग में होती है और मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। दिमाग हल्का हो जाता है ना सर, सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए गट और ब्रेन का ना बहुत गहरा कनेक्शन बोला जाता है। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि गट को ठीक करने से पहले ब्रेन को ठीक करना काफी जरूरी है, वो हम काउंसलिंग से बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं सर। दोनों ही बातों पर ध्यान देना जरूरी है। हम्म। तो फिजिकल कॉज भी देखना है और फंक्शनल कॉज भी देखना है। तो अगर जी। फंक्शनल कॉज है, विचारों की वजह से है या किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से है, तो उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, काउंसलिंग विद ट्रीटमेंट। हम्म। तो की पॉइंट्स, तो ग्लोबस सेंसेशन swallowing से जुड़ा नहीं होता है। जब तक swallowing रिलेटेड सिम्टम्स ना हो, एग्जामिनेशन नॉर्मल हो, रेड फ्लैग ना हो, तब तक कोई जांच की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ग्लोबस सेंसेशन। फिर नेक्स्ट आता है आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इसको हम समझते हैं, फिर इसके बाद हम आज की क्लास इन्हीं को कंप्लीट करके फिर हम जो है इसको यहीं पे एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो चलिए नोजिया को समझते हैं। सो नोजिया यानी मतली। तो नोजिया एक ऐसा एहसास है कि व्यक्ति को लगता है कि अब उल्टी होने वाली, अक्सर जब हम पहाड़ों में यात्रा करने जाते हैं तो ये चीज जरूर ज्यादातर लोगों को महसूस होती है।
या कुछ भारी खा लिया, कहीं पार्टी डिनर में गए, तो नौजिया लगता है। व्यक्ति को लगता है कि अब उल्टी होने वाली, लेकिन होता नहीं। तो यह भावना शरीर के मेडुलरी वॉमिटिंग सेंटर तक जाने वाले सिग्नल, विशेषकर बढ़ा हुआ पैरासिम्पैथेटिक टोन के कारण होती है। जो कहाँ पर मौजूद होता है ये सिस्टम? आपके मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसमें उल्टी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उल्टी जैसा मन लगता है। ठीक, ये हो गया नोजिया या मतली। वॉमिटिंग क्या होती है? कि वॉमिटिंग पेट के अंदर जो भी सामान है, जो भी कंटेंट हमने खाया, वह मुंह से जोर से बाहर निकलना होता है। यह तब होता है जब एब्डोमिनल मसल अपने आप जोर से सिकुड़ती है, गैस्ट्रिक फंडस जो ऊपर एरिया है और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर ढीले हो जाते हैं, तब भी ये हो सकता है। तो वॉमिटिंग और रीगर्जिटेशन में क्या अंतर है? रीगर्जिटेशन फूड ऊपर की तरफ आता है, उसमें भी आता है, वॉमिटिंग में भी आता है। तो वॉमिटिंग में जब होगा तो आपको मतली भी साथ में आएगी, लेकिन रीगर्जिटेशन में मतली नहीं आएगी, खाना मुंह में बस आ जाएगा और आदमी उसको जो है, कई लोग अभी भी आगे आएगा, ये बैड हैबिट्स भी है, पर मैं आपको बताऊंगा ये चीज कि फूड आने के बाद जो है लोग चबाते भी हैं उसको, कुछ देर खाते भी हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है, वो आगे हम पढ़ेंगे, इसमें आएगा। सो वॉमिटिंग जब होगी तो उसमें मतली नहीं होगी, और रिगर्जिटेशन यानी फूड तो आ रहा है बट उसमें मतली नहीं होती है। तो रिगर्जिटेशन और वॉमिटिंग में यही डिफरेंस है। और पेट की मांसपेशियों का कोई जोर नहीं होता है, फोर्सफुल एक्सपल्सन, बस खाना ऊपर आ जाता है इसमें। और वॉमिटिंग में अचानक से आएगा, पूरा उल्टी हो जाएगा। और रिगर्जिटेशन में बस खाना आ जाता है, क्योंकि वो जो है स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं। एक्लेशिया या जेंकर डाइवर्टिकुलम में बिना मतली के अनडाइजेस्टेड फूड वापस आ सकता है। ये दो डिजीजेस में भी ऐसा देखने को मिलता है। वॉमिटिंग की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर बार बार वॉमिटिंग आती है? तो उससे एक तो डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी का पानी बाहर निकल आएगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे। इसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्लस हाइपोकैलीमिया हो सकता है। कभी कभी इसोफिगल टीयर हो सकता है। तो पार्शियल और कंप्लीट टीयर हो सकता है। लंबे समय तक उल्टी से अंडर न्यूट्रिशन, वेट लॉस और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। खासकर जो जीआरडी के जो केसेस रहते हैं, जिनमें रिफ्लेक्स भी आता है और कई लोगों को खाना ऊपर आ जाता है, तो उनमें ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे कि वो एकदम दुबले पतले मरियल से हो जाते हैं, वजन एकदम से कम हो जाता है, और फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें कुछ खास डिजीजेस से भी रिलेटेड रहती हैं। इटियोलॉजी क्या है? कारण? तो नोजिया और वॉमिटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ढेरों कारण हो सकते हैं, जो कि वॉमिटिंग सेंटर को जो है प्रभावित करते हैं। तो एक तो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, फिर सिस्टेमिक कंडीशन से। सबसे आम कारण क्या है? गैस्ट्रो एंटराइटिस, यानी हाथों में सूजन आ जाए या पेट में सूजन आ जाए। कोई ऐसे ड्रग्स खा लिया, दवाई खा लिया, उसकी वजह से शरीर उसको बाहर निकालता है। ये भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, कुछ गलत खा लो वॉमिटिंग हो जाती है। टॉक्सिन्स चले गए हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। एक होता है साइक्लिक वॉमिटिंग सिंड्रोम, यानी बार बार सीवियर वॉमिटिंग अटैक्स आते हैं। तो बीच बीच में व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो ये ज्यादातर बच्चों में होता है, 5 साल तक के जो बच्चे हैं। बड़े होने पर ये ठीक हो जाता है। और माइग्रेन से भी संबंध हो सकता है, तो इसे माइग्रेन का एक वेरिएंट भी माना जाता है। इवेल्यूशन जांच कैसे करेंगे? तो डॉक्टर आप लोग पूछ सकते हैं कि उल्टी कितनी बार हुई, कितने समय से हुई, कुछ खाने के बाद हुई क्या, क्या हुआ था, उनसे पूछना कैसे शुरू हुई। ड्रग, टॉक्सिन, हेड इंजरी, मोशन, है ना, वो सारी चीज। या जैसे कार में बैठ के यात्रा करते हैं उस समय, या प्लेन में आता है, या बोट में, जो भी है। फिर उल्टी कैसी थी, उसका रंग कैसा था? बाइल, मतलब येलो है तो हो सकता है उसमें बाइल हो, येलो ग्रीन है, कड़वा है तो बाइल है। अगर रेड या कॉफी की तरह है तो ब्लड, अगर है तो फिर आपको दूसरी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फिर साथ में पेट दर्द है, डायरिया भी है क्या, चक्कर आ रहे
हेडेक है, वो महिलाओं में पूछना है अगर उनको पीरियड से रिलेटेड है या उसके आसपास हो रहा है तो एमेनोरिया। और प्रेगनेंसी में भी ये मतली आती है, नोजिया होता है, तो उससे भी आपको कोरिलेट करके देखना पड़ेगा। पीरियड नहीं आए या ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो प्रेगनेंसी के दौरान हो तो वो चीजें रहती हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको फीवर देखना है, फिर हाइपोवोलेमिया जिसमें टैकीकार्डिया या हाइपोटेंशन, बीपी एकदम कम हो गया, पल्स रेट डाउन हो गई, जॉइंटिस तो नहीं है, स्किन का कलर कैसा है, ठीक। पेट की जांच छूकर देखना है कैसा है, टाइट है, कड़क है, साउंड कैसा आ रहा है, ठीक। रेक्टल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, स्टिफ नेक, निस्टैग्मस, क्रेनियन नर्व पाल्सी, ये कुछ विशेष केसेस में आपको देखना पड़ेगा। रेड फ्लैग। सो हाइपोवोलेमिया, पेशेंट का बीपी डाउन हो रहा है, शॉक में जा रहा है वो, ठीक। अगर हेडेक भी है, गर्दन स्टिफ भी है और मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है तो हो सकता है अंदर कुछ चल रहा हो उसके, या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, पैरालिसिस वगैरह है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो भी हो सकता है, तो उस पर फिर उसमें ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करना पड़ेगा। पेरिटोनियल साइन, डिस्टेंडेड या टिम्पैनिटिक एब्डोमिनल, एब्डोमन बढ़ गया है, डिस्टेंड हो गया, फैल गया है क्या, इंटरप्रिटेशन देख लीजिए। ड्रग, टॉक्सिन या मोशन के बाद उल्टी, कारण वही। प्रेगनेंसी में उल्टी होना एक सामान्य बात है, ठीक। उल्टी प्लस डायरिया अक्सर ये इन्फेक्शियस होता है, लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ ऐसा बाहर का खा लिया। फिर खाना सोचते ही उल्टी, तो उसको साइकोजेनिक कॉज बोलते हैं, कि खाना देखते ही उल्टी हो रही है। और स्ट्रेस से जुड़ी हुई उल्टी है तो फंक्शनल वॉमिटिंग, ठीक। टेस्टिंग आप कर सकते हैं, तो अगर महिलाओं में ऐसा हो रहा है और आप देख लीजिए कि उस महिला को मेनोपॉज हो चुका है, तो आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। मेनोपॉज नहीं हुआ है, बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो वहां आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक। सीवियर है, एक दिन में उल्टी है, तो इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनाइन, ग्लूकोज, इसमें डायबिटीज के सीवियर केसेस में भी ये देखने को मिलता है। क्रॉनिक वॉमिटिंग में अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी ऊपर की। ट्रीटमेंट तो हमारे न्यूरोथेरेपी के हिसाब से अलग होंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो सलाइन वगैरह चढ़ाया जाता है। सो साइकोजेनिक वॉमिटिंग में आपको रीएश्योरेंस बहुत देना है, पेशेंट को समझाना है, सब आपके दिमाग का खेल है, वो भी कहना गलत लगेगा, उनको धीरे धीरे प्यार से समझाइए। जरूरत हो तो सपोर्टिव फॉलो विजिट उनको बुला सकते हैं। की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, तो अधिकतर केसेस बिनाइन होते हैं, एक्यूट एब्डोमिनल या इंट्राक्रैनियल डिसऑर्डर को ना भूलें, और चाइल्ड बेयरिंग एज यानी जो महिलाएं बच्चे करने वाली हैं, तो महिलाओं में प्रेगनेंसी हमेशा कंसीडर करें, ठीक। ये आ गया आपका रूमिनेशन, चलिए इसको भी क्लियर कर ही लेते हैं थोड़ा सा। रूमिनेशन यानी खाना वापस आकर चबाना, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो रूमिनेशन में खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद पेट से थोड़ी मात्रा में खाना वापस मुंह तक आ जाता है, जिसे व्यक्ति दोबारा चबाता है और अक्सर फिर से निगल लेता है। यह प्रक्रिया ज्यादातर इनवॉलेंट्री, अनजाने में होती है। तो रुमिनेशन में क्या हो नहीं होता है, तो इसमें नौजिया भी नहीं होगा, एब्डोमिनल दर्द भी नहीं होगा, निगलने में कोई दिक्कत नहीं है, और उल्टी भी नहीं हो रही है, लेकिन वो फूड वापस आ रहा है और वो उसको चबा के फिर अंदर निकाल लेता है। तो ये किस में ज्यादा देखने को मिलता है, तो मोस्टली ये बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में, शिशु में ये सामान्य रूप से देखा जाता है, और कुछ एडल्ट्स में भी होता है। एडल्ट में ये कम रिपोर्ट होता है क्योंकि कोई बताता नहीं इस बारे में, तो मरीज खुद नहीं बताते हैं, कई लोग इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी ये देख रहे हैं, तो ठीक है, प्रॉब्लम है पर कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, जो भी अपने पास आप रख सकते हैं। लेकिन अगर बार बार समस्या हो रही कि अंडरलाइन डिजीज के कारण है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट आप करा लें। कारण तो किन रोगों में देखा जा सकता है, एक्लेसिया एंड जेंकर डाइवर्टिकुलम, इनमें अनडाइजेस्टेड फूड बिना मतली के ऊपर आ जाता है।
थोड़ा सा ये एक्लेशिया के बारे में देख लेते हैं। तो बार बार ये वर्ड आ रहा है। तो एक्लेशिया एक रेयर इसोफेगस की डिजीज है जिसमें भोजन पेट तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें होता क्या है कि भोजन की मांसपेशियां जो रहती हैं इसोफेगस नली की, वो ठीक से सिकुड़ती या फैलती नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और नीचे वाला जो इसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो ठीक से खुलता नहीं है, इसलिए खाना पानी छाती में अटकने जैसा लगता है। तो उसमें ये कॉज मिलता है रूमिनेशन का। बाकी ये भी उसी तरह की डिजीज है, जेंकर डायवर्टिकुलम। तो इसमें जेंकर डाइवर्टिकुलम में क्या होता है कि गले, फेरिंग्स और इसोफेगस के जोड़ पर बनी थैली पाउच होती है जिसमें खाना फंस जाता है यहाँ पर अंदर में। तो ये क्यों बनता है? क्योंकि गले की मांसपेशियां, खासकर क्राइकोफेरेंजियल मसल या अपर इसोफेगल स्फिंक्टर के सही से ना खुलने के कारण ये होता है, और निगलते समय दबाव बढ़ जाता है और जो दीवार होती है बाहर की और उभर कर थैली बना देता है। तो ये ज्यादातर बुजुर्गों में होती है, ये मसल लूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये है। तो जेंका डायवर्टिकुलम और एक्लेशिया के जो केसेस हैं उनमें भी ये रूमिनेशन देखने को मिलता है। बाकी मामलों में क्यों होता है, तो एग्जैक्ट कॉज पूरी तरह क्लियर नहीं है, और यह एक लर्नड मेल एडाप्टिव हैबिट माना जाता है, कई बार ईटिंग डिसऑर्डर का हिस्सा होता है। व्यक्ति सीख लेता है कि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर खोलना, डायफ्राम की रिदमिक मूवमेंट से पेट का प्रेशर बढ़ाकर खाना ऊपर लाना। कभी कभी आप खुद ही वो ऐसा ऊपर आ जाता है, ज्यादा खा लिया। तो ये प्रक्रिया जानवरों जैसे रूमिनेंट्स जैसे रिवर्स पेरिस्टल्सिस इंसानों में नहीं पाई गई है, सिर्फ जानवरों में होती है। तो जानवर क्या करते हैं, अपना पेट का खाना मुंह में लाके उसको खूब देर तक चबाते हैं, 4-5 घंटे तक, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। पर इंसानों में रिवर्स पेरिस्टल्सिस की प्रक्रिया नहीं है, रिवर्स रिफ्लेक्स जरूर है बट रिवर्स पेरिस्टल्सिस नहीं है, इसलिए इसको रूमिनेंट बोला गया है। रूमिनेशन, रूमिनेशन, रूमिनेंट्स जानवर, तो जानवरों जैसी प्रक्रिया कर रहे हैं इसलिए इसको रूमिनेशन बोला गया। सिम्टम्स, तो खाना ऊपर आना, और स्ट्रेस के समय ये ज्यादा दिखता है, और कई बार दूसरों के देखने पर डॉक्टर के पास लाया जाता है। बहुत रेयर मामलों में ज्यादा खाना बाहर निकलने से फिर वेट लॉस भी हो सकता है। सो क्लिनिकल एवेल्यूशन, पेशेंट को जांचना, परखना, पेशेंट से बात करना, ऑब्जर्व करना, ये सारी चीजें हैं। कोई फिजिकल कॉज हो तो उसके लिए एंडोस्कोपी वगैरह कर सकते हैं। कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जेंकर डाइवर्टिकुलम है, एक्लेशिया है, या कोई और कॉज है, वो देखना पड़ेगा। ठीक, बाकी हिस्ट्री वगैरह ले सकते हैं, साइको सोशल हिस्ट्री, इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी या बिहेवियरल इशू। ट्रीटमेंट इसमें इसकी कोई दवाई नहीं है, तो इसमें आप काउंसलिंग करेंगे और अपना जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं वो आप देंगे। इसमें माइंड को रिलैक्सेशन करना, काउंसलिंग करना, ठीक, ये सारी चीजें हैं। चेस्ट से नहीं, डायफ्राम से सांस लेना, थोड़ा गहरी सांस लेना। सो की पॉइंट्स याद रखने वाली चीजें क्या है, तो रुमिनेशन उल्टी नहीं है, इसमें मतली और दर्द नहीं होता है, ज्यादातर यह एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, और तो इसके लिए बिहेवियरल थेरेपी सबसे अच्छा इलाज है। इन शॉर्ट, रुमिनेशन क्या है, खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद पेट से थोड़ी मात्रा में खाना मुंह तक आना, जिसे व्यक्ति दोबारा चबाता है और फिर अंदर निगल लेता है। तो इसमें क्या नहीं होता है, नोजिया नहीं होगा, एब्डोमिनल पेन, फोर्सफुल वॉमिटिंग भी नहीं होती। इन्फेंट में अक्सर दूध उनके मुंह में आ जाता है तो उसको चबा के निकल लेते हैं, बच्चों में ये होता है।
क्योंकि उनका स्फिंक्टर लूज होता है, और कई बार आप उल्टा सीधा उनको उठा लेते हैं तो उससे भी हो जाता है। तो बच्चों में ज्यादातर होता है, पर एडल्ट्स में कम ही ये मिलता है। ये सारी चीजें। सो नेक्स्ट आपकी और फंक्शनल जीआई इलनेस के बारे में आएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। एक बार यहाँ देख लीजिए, वॉमिटिंग वर्सेस रिगर्जिटेशन वर्सेस रुमिनेशन। तो वॉमिटिंग भी आपको क्लियर है, रिगर्जिटेशन फूड का बाहर आना, और रुमिनेशन बाहर आके उसको चबा के फिर अंदर डाल देना। ठीक, वो सारी चीजें तो ये है। बाकी फिर हम देखेंगे अब आगे चल के फंक्शनल जीआईडी इलनेस जिनका कोई कारण नहीं है लेकिन वो होती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फिर इसके बाद लोअर जीआई के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।